मेरा नाम कर्नल सूरत सिंह, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपने कभी मौत को कन्फ्रंट किया? शायद नहीं, लेकिन मेरा सामना कई बार हुआ है मौत से, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में। सामने खड़ी मौत के मार देने वाले वे मूवमेंट्स जो कभी खून को जमा देते हैं तो कभी खून में आग लगा देते हैं, सर से लेकर पैर। मैं बिस्तर पर लेटे किसी मरीज की बात नहीं कर रहा, एक घातक छलांग लगाने को तैयार उस मौत की बात कर रहा हूं जो साफ दिखाई देती है मरने और मारने वाले की आंखों में, दोनों की आंखों। मैंने बहुत से लोगों की जान ली, मौत के घात उतारा, युद्ध में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। लेकिन आज तक ना तो कभी मेरा खून जमा और ना ही उसमें आग लगी। शायद उन क्षणों में मेरी आत्मा में मेरे पूर्वज आकर बैठ जाते हैं जो सदियों तक मौत से खेलते रहे, द डीलर्स इन डेथ। दादी की सुनाई कहानियों के पात्र मेरे जिस्म, मेरी रूह का हिस्सा बन गए। दादी सुनाया करती थी कि हमारे पूर्वजों के दोनों हाथों में तलवारें हुआ करती, लपलपाती तलवारें लिए मैदानों, रेगिस्तानों और पहाड़ों पर दिन रात दौड़ते हुए घुड़सवार, द राइडर्स ऑफ डेथ। चलती रेत पर अंधड़ गति से दौड़ते हुए घोड़े, खच की आवाज से जिस्मों को चीरती फाड़ती हुई तलवारें और रेत में जज्ब होता हुआ खून। आजादी से पहले हम राजस्थान की एक छोटी सी रियासत के राजा हुआ करते थे। दादी सुनाया करती थी दादा की कहानी, एक डाकू राजा। मैं पिताजी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो घोड़े पर सवार होकर आदमियों को नहीं मारते थे, पोलो ग्राउंड में गेंद को मारते थे, और मां की बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी तो इसी युग की है, कोका कोला प्रोडक्ट। दादी सुनाया करती थी कि हमारे पूर्वजों के दोनों हाथों में तलवारें, नंगी तलवारें, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पानी के प्याले की बात को ना तो कभी उन्होंने समझा और ना ही कभी स्वीकारा। शायद हमारे वंश वालों ने दया और क्षमा जैसे शब्दों को पहुंचकर साफ कर दिया था, और मैं भी ना तो कभी किसी को क्षमा करता हूं और ना ही किसी तरह की दया। पिछले युद्ध की याद, बच गए सिर्फ 3 सैनिकों के साथ दुश्मन चौकी पर धावा बोल दिया था। मेरी यूनिट के गुरखा सैनिकों की खुखरियां, दुश्मनों के सर काटती हुई खुखरियां और गले में लटकती ग्रेनेडों की माला में से एक एक ग्रेनेड निकालकर फेंकता हुआ मैं कैप्टन सूरत सिंह, हाँ, उन दिनों में कैप्टन हुआ करता था। एक विदेशी पत्रकार ने मेरी फोटो के साथ कैप्शन दिया था, द लॉयन विद ग्रेनेड्स। आज भी सेना में मुझे पीठ पीछे ग्रेनेड सिंह कहा जाता है। दुश्मन चौकी के सैनिकों की आंखों में मौत के भी लम्हे, वे खूबसूरत लम्हे, जानलेवा लम्हे। क्या कभी आपने उन लम्हों का आनंद लिया है? मैंने लिया है। हमारे जीवन में ऐसे लम्हे कई बार आते हैं, युद्ध में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी, लेकिन आज तक
कोई भी कर्नल सूरज सिंह के खिलाफ चक्रव्यूह नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना और बाहर निकलना दोनों आते हैं। मैं चीते की तरह बेआवाज किए चलता हूं और शेर की तरह दहाड़ कर छलांग लगाता हूं, जानलेवा छलांग, प्राण घातक छलांग। बस एक बार नहीं लगा सका, जानलेवा छलांग, प्राण घातक छलांग। छिन गई दोनों हाथों से तलवार, हो गया निहत्था। दादी की सुनाई कहानियां झूठी पड़ गई, बिल्कुल झूठी। पहली बार एक सत्य का पता चला, दिल दहला देने वाले सत्य, कि जब हम किसी की जान लेते हैं तब हमारे जिस्म का भी एक हिस्सा मर जाता है मरने वाले के साथ। कि सत्य केवल उतना ही होता है जितना दिखाई दे, समझ नहीं। सच तो हथेली पर उगाया अंगारा होता है, धधकता अंगारा। क्या पकड़ा है आपने इस अंगारे को कभी? मैंने पकड़ा एक बार, केवल एक बार। आप सब बैठ सकते हैं। आप सब लोग बैठ सकते हैं। कुमार रामचंद्र 4-3-9 हाजिर है श्रीमान। स्कोर वहीं से तेज चलेगा, तेज चल। स्कोर कुमार रामचंद्र लाइन तोड़ेगा, लाइन तोड़। स्कोर वहीं से तेज चलेगा, तेज चल। बैठ जाओ जवान रामचंद्र। विजयपुरी सब कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करें। सब 10 जून की रात जवान रामचंद्र गार्ड ड्यूटी पर। ठीक रात 9 बजे रेजिमेंट के 2 अफसर कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल पर गार्ड चौकी के पास से गुजरे, जवान रामचंद्र ने अपनी सरकारी राइफल से उन पर गोली चला दी। कैप्टन वर्मा की मौके पर ही मौत हुई और कैप्टन कपूर गंभीर रूप से घायल हुए। कैप्टन कपूर बच गए क्योंकि गोली उनके बाएं कंधे पर लगी थी। अगर उन्हें फॉरेन मिलिट्री हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता और उनका ऑपरेशन तुरंत नहीं किया जाता तो कैप्टन कपूर की भी मौत हो जाती, यकीनन मौत। सर, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर उस दिन गोली 1 इंच भी नीचे कैप्टन कपूर के हाथ पर लगती तो कैप्टन कपूर के बचने का सवाल ही नहीं। मतलब यह कि उस रात जवान रामचंद्र इन दोनों अफसरों के कत्ल का पक्का इरादा कर चुका था। इसलिए इंडियन आर्मी एक्ट 69
और इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत जवान रामचंद्र का जनरल कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। सोच समझकर कत्ल करने, मर्डर करने पर कोर्ट मार्शल। ये जनरल कोर्ट मार्शल जानबूझकर होशो हवास में कैप्टन वर्मा की हत्या और कैप्टन कपूर पर जानलेवा हमला करने की वजह से किया जा रहा है। क्या तुम्हें अपना जुर्म कबूल है? हाउ डू यू बिलीव? गिल्टी और नॉट गिल्टी? सर सर बैठ जाओ जवान रामचंद्र, बैठ जाओ। मेजरपुरी अपना पहला गवाह पेश करे। सर। यस कैप्टन रॉय, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर, इससे पहले कि मेजरपुरी अपना गवाह पेश करे, मुझे कुछ कहना है। अभी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई और कैप्टन रॉय के एतराज शुरू। बोलो। सर, मेजरपुरी ने 2 बार जवान रामचंद्र पुकारा। तो क्या बोले फिर? सर, मेजरपुरी को जवान रामचंद्र नहीं, सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए था। What the hell do you mean? रामचंद्र सेना में जवान है या नहीं? क्या पड़ता है हमारे सवार कहने से या जवान कहने से? सर, अंतर पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता। अब आप इन्फेंट्री के कर्नल हैं, मैं आपको मेडिकल का कर्नल तो नहीं पुकार सकती ना। ठीक उसी तरह रामचंद्र बख्तरबंद रेजिमेंट का है और बख्तरबंद दस्ते वालों को सवार पुकारा जाता है, जवान नहीं। कैप्टन रॉय ठीक है सर, सरकारी वकील मेजरपुरी को सवार रामचंद्र ही पुकारना चाहिए था। लगता है कैप्टन रॉय एक टेक्निकल गलती की वजह से इस कोर्ट मार्शल के फैसले को रद्द करवाने के चक्कर में है। सर, सेना के कानून विभाग ने आप जैसे सीनियर ऑफिसर को जज एडवोकेट सलाहकार जज बनाकर भेजा है। आपके होते हुए कोई भी तकनीकी गलती क्यों कर हो सकती है? जीवन और मृत्यु के फैसले तकनीकी आधार पर नहीं किए जाते, जो सत्य है उस पर किए जाते हैं और सत्य अपने आप बोलता है। झूठ की घुमावदार गलियों में रास्ता नहीं भटकता, बिल्कुल नहीं भटकता। कैप्टन रॉय, उतनी ही बात करो जिसका स्टाइल से मतलब हो। ये कोर्ट मार्शल है, कोई हिंदी फिल्म नहीं। फालतू के दाव पेच और एतराजों से कोर्ट का वक्त जाया करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। Is that clear to everybody? इस कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर सूरज सिंह है। Don't you ever forget this fact. सर, जज एडवोकेट भी मेरा एतराज सही मान चुके हैं। मुझे दुख है कि मेरे सही एतराज को आप कोर्ट का वक्त जाया करना समझते हैं। अगर आपको यही लगता है कि मैं फालतू बातों पर एतराज करती हूँ तो आप किसी और को बचाव वकील लगवा लीजिए। मैं दिल्ली वापस चली जाऊंगी। Don't threaten me. सर, सबको पता है कि कत्ल रामचंद्र ने किया है, अखबारों में छप चुका है। तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, कोर्ट में बैठा हर व्यक्ति जानता है कि कत्ल किसने किया है। और ये ट्रायल रामचंद्र का चल रहा है या नहीं? क्या पड़ता है फर्क सवार कहने से या जवान कहने से? सर, आपने कोर्ट की सुनवाई से पहले ही फैसला ले लिया कि खूनी कौन है, तो फिर ये कोर्ट मार्शल क्यों? इस ढकोसले, इस फार्स की क्या जरूरत? अगर आप चाहें तो मैं ये केस लिखकर लड़ने से इनकार कर दूं, क्योंकि कोर्ट तो पहले ही फैसला ले चुकी है। वैसे ये जरूरी नहीं कि अखबार में छपी सभी खबरें सच हो। छपे हुए शब्दों को अक्सर झूठ बोलने की आदत होती है। सिराम कैप्टन, सिराम। सर, मेजरपुरी सर। अपना पहला गवाह पेश करें। सर, मेरे पहले गवाह हैं रेजिमेंट के सूबेदार बलवान सिंह। सर। सूबेदार साहब, 10 जून की रात 9 बजे आप कहाँ थे? सर, उस रात मैं रेजिमेंट के गार्ड हाउस के पास था। आप इतनी रात को वहां क्या कर रहे थे? नाइट ड्यूटी पर होंगे शायद। नहीं सर, नाइट ड्यूटी पर नहीं था। उस रात लाइट चली गई थी और गर्मी बहुत थी। मेरा क्वार्टर गार्ड हाउस के पास है। मैं हवलदार राज सिंह के साथ गार्ड हाउस के पास वाले मैदान में टहल रहा था। तो उस रात गार्ड ड्यूटी पर कौन था? जवान राम, मेरा मतलब है सवार रामचंद्र। तो 10 जून की रात 9 बजे आपने क्या देखा? सर, लाइट चली गई थी, इसलिए साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दिया। साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दिया? लगता है उस रात आपने अपना चश्मा नहीं पहना होगा। मेरी नजर 100% ठीक है सर, मैं चश्मा नहीं लगाता। लेकिन सूबेदार साहब, अभी तो आपने कहा कि साफ सर, साफ मैंने बताया ना कि लाइट चली गई थी। लाइट चली गई थी तो क्या हो गया सूबेदार साहब? 10 जून की रात पूरे चांद की रात थी। आप गार्ड हाउस से पूरे 100 मीटर के फासले पर टहल रहे थे। और सर, पूरे चांद की इतनी रोशनी तो होती है कि 400 से 500 मीटर तक की दूरी की हर एक चीज साफ साफ दिखाई देती है। मैदान पर पड़ी एक छोटी सी गेंद भी। सूबेदार साहब, क्या छोड़ते हैं इस बात को?
ये बताइए कि जिस वक्त मोटरसाइकिल गार्ड चौकी के पास से गुजरी उसमें कितने लोग सवार थे? 2। क्या उन्होंने हेलमेट पहन रखा था? नहीं सर। फिर तो आपने उन्हें पहचान लिया होगा। जी सर। कैप्टन मोहन वर्मा मोटरसाइकिल चला रहे थे और कैप्टन कपूर उनके पीछे बैठे थे। ठीक, तो इतनी दूर से चलती आ रही मोटरसाइकिल पर सवार रेजिमेंट के दोनों अफसरों को अगर आपने पहचान लिया तो फिर रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा। जी सर। ठीक, तो क्या देखा आपने गार्ड हाउस के पास? सर, जब मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास पहुंची तो रामचंद्र ने गोली चला दी सर। पहली गोली कैप्टन मोहन वर्मा को लगी। मोटरसाइकिल सड़क से नीचे उतर पड़ी। गार्ड हाउस का कुछ फासले पर एक पेड़ है, अगला पहिया पेड़ से टकराया। जब मोटरसाइकिल लुढ़क रही थी तो रामचंद्र ने दूसरी गोली चला दी सर। फिर क्या हुआ? दूसरी गोली कैप्टन कपूर के कंधे के निचले हिस्से पर लगी। मोटरसाइकिल गिर पड़ी। रामचंद्र उस तरफ दौड़ पड़ा और वहां पहुंचकर उसने राइफल तान ली फिर से गोली चलाने के लिए। तब तक मैं और हवलदार राज सिंह दौड़कर वहां पहुंच चुके थे। हमने रामचंद्र को पीछे से पकड़ लिया सर। तो जिस वक्त आपने रामचंद्र को पीछे से पकड़ा उसने अपनी राइफल किसे मारने के लिए तान रखी थी? जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर को। मतलब ये कि अगर आप रामचंद्र को पीछे से नहीं पकड़ते तो वो जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर का भी कत्ल कर देता। जी सर। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? गोलियों की आवाज सुनकर बहुत से जवान बैरकों से दौड़कर बाहर आ गए, हादसे की जगह पहुंच गए। रामचंद्र सबके सामने चीख चीख कर कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन का भी कत्ल करूंगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन तब तक हम उसके हाथ से राइफल छीन चुके थे। बड़ी मुश्किल से 4-5 जवान उसे जकड़ सके सर। मानी जाने साहब, उस रात इतनी बला की ताकत रामचंद्र में कहां से आ गई थी? सर, मुझे और कुछ नहीं पूछना। कैप्टन रॉय, सो आप गवाह से सवाल पूछ सकती हैं। सूबेदार साहब, आप रामचंद्र को कब से जानते हैं? पिछले 3 सालों से ट्रेनिंग सेंटर से रामचंद्र की पोस्टिंग सीधा हमारी रेजिमेंट में हुई थी। इन 3 सालों में क्या रामचंद्र की कभी किसी से मारपीट, कोई झगड़ा हुआ, कोई शिकायत आई आपके पास रामचंद्र के खिलाफ? नहीं सर, मारपीट तो दूर, रामचंद्र की कभी किसी से बहस तक नहीं हुई। बहुत ही गऊ आदमी है साहब। कोई भी ड्यूटी जो आपने रामचंद्र को दी, क्या उसे करने में रामचंद्र ने कभी कोई आनाकानी, कोई लापरवाही की? नहीं, बिल्कुल नहीं। रामचंद्र अपनी ड्यूटी हमेशा मुस्तैदी से करता है। इसके खिलाफ कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। कैप्टन मोहन वर्मा जो मर चुके हैं और कैप्टन कपूर, क्या इन्होंने कभी शिकायत की आपके पास रामचंद्र के खिलाफ? नहीं सर। तो फिर रामचंद्र ने कैप्टन मोहन वर्मा का कत्ल क्यों किया? क्यों चलाई गोली कैप्टन कपूर पर? मैं क्या जानूं साहब, जो देखा बता दिया। साहब, सच केवल उतना नहीं होता जितना आंखों से दिखाई दे। सच का एक पहलू हम अपनी आंखों से देखते हैं और उसे पूरा का पूरा सच समझने की गलती कर बैठते हैं। और फिर ये कहाँ जरूरी है जो आप और हम देखें वही सच हो? नहीं सर, आंखों देखी बात हमेशा सच होती है। अच्छा, आप जिस जगह खड़े हैं क्या वो हिल रही है, घूम रही है? नहीं। क्या ये कोर्ट रूम हिल रहा है, घूम रहा है? बिल्कुल नहीं। आप आंखों देखी बात कर रहे हैं ना? आपकी आंखों देखी बात गलत है। इतना तो आप भी जानते होंगे कि धरती घूमती रहती है अपनी दूरी पर भी और सूरज के चारों ओर भी। अब आपके ना देखने से ये बात झूठ तो नहीं हो जाएगी? सर, जमीन घूमने का इस कोर्ट मार्शल से क्या मतलब? कैप्टन रॉय जानबूझकर गवाह को बस कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें सिर्फ वही सवाल पूछने का हक है जो इस ट्रायल से जुड़े हों। राइट। कैप्टन रॉय, सो जो सवाल पूछ रही हो उसका इस ट्रायल से कोई मतलब है? मैं पहले सबको वार्न कर चुका हूं, किसी को भी कोर्ट का वक्त जाया करने की इजाजत नहीं है। राइट सर, समय तो सचमुच बहुत कीमती है, किसी की जान से भी ज्यादा कीमती। समय नष्ट नहीं होना चाहिए, फिर चाहे कोई फांसी ही क्यों ना चढ़ जाए। समय और सत्य हमेशा विपरीत दिशा में चलते हैं। सत्य क्या है, इसका निर्णय हमेशा भविष्य करता है। ट्रुथ इज ऑलवेज द चाइल्ड ऑफ फ्यूचर। मैं तो केवल इतना समझाने की कोशिश कर रही थी कि सच ना तो इतना छोटा होता है और ना ही इतना आसान कि उसे आंखों से देखकर समझ लिया जाए। कैप्टन रॉय, सर, गवाह से कुछ और पूछना है तो पूछो। हाँ तो सूबेदार साहब, जिस रात ये घटना हुई उस रात का गुप्त संकेत शब्द क्या था? क्या 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 था सर? मेरा मतलब है पासवर्ड।
कैप्टन रॉय को ये हिदायत दी जाती है वो इतनी मुश्किल हिंदी ना बोले जिसका मतलब अंग्रेजी में समझाना पड़े। सो हाँ तो सूबेदार साहब, उस रात का पासवर्ड क्या था? मुझे याद नहीं सर, अगर इजाजत हो तो रेजिमेंट का रिकॉर्ड चेक करके बताऊं। कोई बात नहीं सूबेदार साहब, प्रत्येक दिन एक नया पासवर्ड होता है। अब इतने महीनों पुराना पासवर्ड भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं। कहे तो मैं याद दिलाऊं, उस पूरे चांद की रात का पासवर्ड था काला चांद। सर, आप चाहें तो रेजिमेंट के रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं। ठीक, उस रात पासवर्ड काला चांद ही था। सूबेदार साहब सर, आपको हत्या वाली रात की हर बात याद होनी चाहिए। सर। कंटिन्यू कैप्टन। सर, हाँ तो सूबेदार साहब, ये बात तो तय है कि उस रात मोटरसाइकिल पर जाते दोनों अफसरों को आपने पहचान लिया था। फिर तो रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा कि दोनों अफसर उसी की रेजिमेंट के हैं। जी सर, यही बात तो मैं कह रहा हूँ। और यही बात तो सच है, और हम सब ने शपथ ली है सच बोलने की। एक बात बताएं सूबेदार साहब, क्या आपने अपने जवानों को हिदायत दे रखी है कि अफसर को पहचान लेने पर उनसे पासवर्ड ना पूछा जाए? मैं कौन होता हूँ ऐसी हिदायत देने वाला? रूल इज रूल। गार्ड हर हालत में रोकेगा, पासवर्ड पूछेगा। मेरी 20 साल की सर्विस है सर, विदाउट सर्विस। क्या मुझे इतनी सी बात का नहीं पता? पता है, आपको पता है। मैं जानती हूँ आप ऐसी गलत हिदायत दे ही नहीं सकते। एक बात समझाए सूबेदार साहब, उस रात जब दोनों ऑफिसर अपनी मोटरसाइकिल पर गार्ड हाउस के पास पहुंचे, तब क्या रामचंद्र ने उन्हें चैलेंज किया, ललकारा, थम कौन है कहकर रोका था? नहीं सर, मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा था। मैं देखने की नहीं सुनने की बात कर रही हूँ। क्या रामचंद्र ने थम कौन है कहकर ललकारा था? मैंने नहीं सुना, कैसे कह दूं ललकारा था? जो बात आपने सुनी नहीं, आपका मतलब है कहीं भी नहीं गई। क्या इस 15 अगस्त को आप दिल्ली में थे? नहीं, क्यों? प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण दिया कि भारत दुश्मनों को लोहे के चने चबा देगा। अब आप तो थे नहीं वहां, आपने तो सुनी नहीं ये बात अपने कानों से। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये बात कही ही नहीं, क्योंकि आपने जो नहीं सुनी। मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा था। आवाज सुनी जाती है सूबेदार साहब, देखी नहीं जाती। आप घटनास्थल से 510 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे। बुलेट मोटरसाइकिल चल रही थी और इतनी दूर से आपको रामचंद्र की ललकार सुनाई दे ही नहीं सकती थी। मैं 100 मीटर की दूरी पर टहल रहा था। मेजर पुरी ने आपसे कहा और मान लिया आपने कि आप 100 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे। क्या आपने फीते से दूरी मापी थी? सर, मैंने मापी है। आप घटनास्थल से 510 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे, 100 मीटर नहीं। बुलेट मोटरसाइकिल चल रही थी और इतनी दूर से चलते मोटरसाइकिल के शोर में आपको रामचंद्र की ललकार सुनाई दे ही नहीं सकती थी। बिल्कुल नहीं। सर, कैप्टन रॉय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही हैं। बस एक सवाल एक ही बार पूछा जाता है, और जब सर सूबेदार साहब ये बात मान चुके हैं कि उस रात मोटरसाइकिल पर सवार रेजिमेंट के दोनों अफसरों को रामचंद्र ने पहचान लिया था, तो ये सवाल हम कौन है पूछने का क्या मतलब है? मतलब है मेजर पुरी, आप कौन होते हैं मुझे सवाल पूछने से रोकने वाले? ये हक सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर को है, आपको नहीं। कंटिन्यू कैप्टन। सर, एक बात समझाए सूबेदार साहब, अगर किसी गार्ड के चैलेंज करने पर, ललकारने पर, थम कौन है कहने पर भी कोई ना रुके तो? सर, कैप्टन रॉय जानबूझकर सवालों को गलत मोड़ दे रही हैं। जो बात हुई ही नहीं उसे पूछे जाने का क्या मतलब? और कहां साबित हुआ है अब तक इस कोर्ट में कि उस रात रामचंद्र ने इन दोनों अफसरों को ललकारा था या कोई पासवर्ड पूछा था? सर, गवाह ये कैसे बता सकता है? यही बात तो मैं कह रही हूँ। जो बात गवाह ने सुनी नहीं कैसे बता सकता है? नहीं बता सकता, बिल्कुल नहीं बता सकता। सर, मेरी कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि आज रात घटनास्थल पर चला जाए। जज वहां खड़े हो जाए जहां सूबेदार साहब खड़े थे। बुलेट मोटरसाइकिल चलाई जाए। कोई सैनिक गार्ड हाउस के पास खड़ा होकर चैलेंज करे, थम कौन है कहकर ललकारे। चल जाएगा पता इतनी दूर से आवाज सुनाई देगी या नहीं। अगर चल भी गया पता तो क्या हो जाएगा साबित? रामचंद्र ने गोली नहीं चलाई, एक अफसर की हत्या और दूसरे पर जानलेवा हमला नहीं किया। मैं कौन होती हूँ ये सिद्ध करने वाली कि नहीं चलाई गोली? ये बात तो वो खुद कन्फेस कर चुका, सबके सामने कर चुका है कबूल। मैं तो केवल कोर्ट को सेना के कानून याद दिलाना अपना कर्तव्य समझती हूँ। अगर किसी गार्ड के चैलेंज करने पर
ललकारने पर, थम कौन है कहने पर भी कोई ना रुके तो गार्ड गोली चला सकता है। Don't try to teach this court the army law. तुम कानून सिखाओगी और मुझे? इस कोर्ट में कुछ भी दबा छुपा कर नहीं चलेगा। ऊंची आवाज में बोलिए, क्या सलाह दी थी मुझे लिखकर? सर अगर ये साबित हो गया कि रामचंद्र के पुकारने पर ऑफिसर नहीं रुके तो आर्मी एक्ट के मुताबिक उसे गोली चलाने का हक बनता है। इट इज हिज ड्यूटी टू ओपन फायर एंड किल। सर, इस रूल का सबको पता है, लेकिन ये सख्ती से लागू होता है जंग के दिनों में। Don't talk rubbish. युद्ध और शांति के दिनों के कानून अलग नहीं होते, बदल नहीं जाते। लॉ इज लॉ, वेदर वॉर और नो वॉर। सर हमें घटना स्थल पर नहीं जाना चाहिए। डिफेंस काउंसिल जानबूझकर मुकदमे को गलत तरफ ले जा रही है। जब रामचंद्र ये खुद मान चुका है कि कत्ल उसने किया है तो फिर चैलेंज करने या ना चैलेंज करने वाली बात को इतनी इंपॉर्टेंस। लेकिन क्यों ना जाए हम घटना स्थल पर? यह कोर्ट मार्शल सच जानने के लिए हो रहा है या सच को छिपाने के लिए? कोर्ट हादसे वाली जगह पर जाएगा, हर हालत में जाएगा। तो फिर रामचंद्र भी बरी हो जाएगा, हर हालत में बरी। अगर यह साबित हो गया कि रामचंद्र के पुकारने पर ऑफिसर नहीं रुके, पासवर्ड नहीं बताया, आई कार्ड नहीं दिखाए तो? मिस्टर जज एडवोकेट, कब कर लिया कोर्ट ने यह फैसला कि रामचंद्र को चढ़ाना है फांसी पर? लेकिन क्या? कौन है इस कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर, आप या मैं? कैप्टन, सर, आज रात कोर्ट चलेगा हादसे वाली जगह पर। चल जाएगा मालूम कि चैलेंज किया था या नहीं। थैंक यू सर। मेजर पुरी, सर। अपना अगला गवाह पेश करें। सर, मेरे अगले गवाह हैं कैप्टन बीडी कपूर। सर, कैप्टन कपूर, क्या कभी आपने अपने स्तर पर रामचंद्र के खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन लिया? नो सर। क्या कभी रामचंद्र ने आपके खिलाफ किसी किस्म की कोई शिकायत किसी से की? नो सर। ये बताइए कि जिस रात ये हत्या वाला हादसा हुआ, क्या रामचंद्र ने आपको ललकारा था या कोई पासवर्ड पूछा था? नो सर, ही ओपन फायर विदाउट चैलेंजिंग। सर, मुझे और कुछ नहीं पूछना। कैप्टन रॉय, सर, योर विटनेस प्लीज। सर, मुझे अभी कैप्टन बीडी कपूर से कोई सवाल नहीं पूछना। बाद में इन्हें फिर से बुलाने की इजाजत दी जाए। ऑलराइट, ऑलराइट। मेजर पुरी, सर। अपना अगला गवाह पेश करें। सर, मेरे अगले गवाह हैं रेजिमेंट के डॉक्टर कैप्टन गुप्ता। सर, कैप्टन गुप्ता, ये बताइए कि जिस रात ये हादसा हुआ, आप कहाँ थे? सर, मैं कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर की मोटरसाइकिल के पीछे अपने स्कूटर पर मैस से वापस लौट रहा था। इससे पहले कि स्कूटर अपने घर की तरफ मोड़ता, अचानक गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने स्कूटर घटना स्थल की तरफ मोड़ दिया। तो वहां आपने क्या देखा? सर, कैप्टन मोहन वर्मा जमीन पर गिरे हुए थे, पल्स देखी बिल्कुल बंद। ही वॉज डेड। गोली उनकी गर्दन में लगी थी और कैप्टन कपूर बेहोश हो चुका था। उसके बाएं कंधे से खून लगातार बह रहा था, पल्स कमजोर पड़ चुकी थी। मैंने अपनी कमीज उतारी, फाड़ी और कैप्टन कपूर के कंधे पर पट्टी बांधकर खून का बहाव रोका। उस वक्त रामचंद्र क्या कर रहा था? रामचंद्र को 4-5 जवानों ने पकड़ रखा था। वो उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था। वो चीख रहा था, छोड़ दो मुझे, मैं आज इस कैप्टन का भी कत्ल करूंगा, छोड़ दो मुझे। उसके बाद क्या हुआ? गार्ड हाउस से सूबेदार साहब मिलिट्री हॉस्पिटल फोन कर चुके थे। 5 मिनट में ही एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। हमने कैप्टन कपूर को एम्बुलेंस में लिटाया, मैं साथ में बैठ गया। एम्बुलेंस में लिटाते हुए कैप्टन कपूर की पट्टी खिसक गई, खून फिर से बहना शुरू हो गया। मैंने दोबारा पट्टी बांधकर खून का बहाव रोका। उसके बाद कैप्टन कपूर को सीधे ऑपरेशन थिएटर ले गए। सर्जन कर्नल जोशी वहां पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं खून का बहाव ना रोकता तो कैप्टन कपूर की जान जा सकती थी। He would have died surely. एक बात बताइए कैप्टन गुप्ता, क्या कैप्टन कपूर का ऑपरेशन तुरंत किया गया? जी नहीं सर, पहले कैप्टन कपूर को खून दिया गया। लकीली मेरा ब्लड ग्रुप कैप्टन कपूर के ब्लड ग्रुप से मिलता है। I gave my blood to save the life of कैप्टन कपूर। उसके बाद ऑपरेशन किया गया। गोली अगर 1 इंच नीचे लगती तो कैप्टन कपूर के हार्ट को चीर डालती।
वो लकी है कि रामचंद्र का निशाना चूक गया। सर्जन कर्नल जोशी ने मेरा नाम आर्मी हेडक्वार्टर में रेकमेंड किया है साइटेशन के लिए for rising to the occasion of once and saving the life of a brother officer. थैंक्स कैप्टन गुप्ता, थैंक्स अ लॉट। सर, मुझे और कुछ नहीं। कैप्टन रॉय, सर, योर विटनेस प्लीज। डॉक्टर गुप्ता, आपने मेडिकल की परीक्षा कहाँ से पास की? Armed Forces Medical College पुणे से। I am a gold medalist. कांग्रेट्स डॉक्टर गुप्ता। क्या हत्या वाली रात आपने खुद अपने कानों से सुना कि रामचंद्र चीख चीख कर बोल रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन कपूर का भी कत्ल कर दूंगा? Yes, I heard it with my own ears. ग्रेट, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्या वो पागल हो गया था? Captain Wright is a figure of speech. पागल और गुस्से में पागल हो गए आदमी में फर्क होता है। रामचंद्र के सर पर खून सवार था और वो गुस्से में पागल हो गया था। Don't be mistaken that you can trap me. I am not सुबेदार बलवंत सिंह। ग्रेट डॉक्टर गुप्ता, मेरी जगह वकील तो आपको होना चाहिए था। खैर छोड़िए, आज से 5 महीने पहले रामचंद्र को मिलिट्री हॉस्पिटल क्यों भर्ती कराया गया था? रामचंद्र को टाइफाइड हुआ था, मैंने खुद उसे मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया था। आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला कि उसे टाइफाइड है? क्या उसने बीमार होने की कोई सिक रिपोर्ट की थी? नहीं, उसने सिक रिपोर्ट नहीं की थी। उस दिन हमारी रेजिमेंट का एयरफोर्स वालों से हॉकी का मैच था। रामचंद्र मैच शुरू होने के 10 मिनट बाद मैदान में गिर गया और बेहोश हो गया। कितना था बुखार? 104 से ऊपर। मैंने खुद मिलिट्री हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस मंगवाई। मैंने टाइफाइड लिखा। हॉस्पिटल में टेस्ट होने के बाद मेरा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। वेल डन डॉक्टर गुप्ता, आप तो इतने ग्रेट डॉक्टर हैं। आपकी बताई बीमारी कैसे निकल सकती थी गलत? एक बात समझाएं डॉक्टर गुप्ता, हॉकी मैच 4 बजे शुरू हुआ, रामचंद्र 10 मिनट में ही ग्राउंड में बेहोश होकर गिर गया। क्या 10 मिनट में 104 बुखार चढ़ सकता है? नहीं, टाइफाइड एकदम नहीं चढ़ता मलेरिया की तरह। रामचंद्र को मैच शुरू होने से पहले ही बुखार रहा होगा। आपको मैच शुरू होने से पहले पता नहीं था कि उसे इतना तेज बुखार है? कैसे लग सकता है पता मुझे? मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों को थर्मामीटर नहीं लगाया जाता। डॉक्टर गुप्ता, आप मेरे सवालों का बिल्कुल भी बुरा ना माने। मुझे डॉक्टरी का ज्ञान जो नहीं है, आप करेंगे मदद तो हो जाएगा ज्ञान थोड़ा बहुत। आपके कहे अनुसार बिना थर्मामीटर लगाए नहीं चल सकता पता कि कितना है बुखार? नहीं, पल्स देखकर अंदाजा तो लगाया जा सकता है, पर कितना है जानने के लिए थर्मामीटर तो लगाना ही पड़ेगा। थैंक्स डॉक्टर गुप्ता, थैंक्स फॉर गाइडिंग मी। ठहरिए डॉक्टर गुप्ता, अभी आपसे कुछ और सवाल पूछने हैं। ओह, I thought you have missed. मैच वाले दिन सिक रिपोर्ट के लिए कितने बजे लाया गया था रामचंद्र को आपके पास? सिक रिपोर्ट का टाइम 9 बजे का है। मैंने ये नहीं पूछा कि सिक रिपोर्ट का टाइम कितने बजे का है। हवलदार राज सिंह और 2 जवान थाम कर लाए थे रामचंद्र को आपके पास। घड़ियां उन दोनों ने भी बांध रखी थी। याद करके बताएं कितना था टाइम? मुझे टाइम याद नहीं। टाइम याद नहीं? कहे तो बुलाऊं गवाही के लिए हवलदार राज सिंह को, करा देगा याद आपको। मैच से पहले लाए थे या मैच के बाद? कैप्टन सर, जवाब दो, डोंट बी डम। खैर छोड़ते हैं ये बात। अब ये जरूरी तो नहीं कि जब भी कोई सिक रिपोर्ट के लिए आए तब आप घड़ी देखें। जब हवलदार राज सिंह और 2 जवान थाम कर लाए रामचंद्र को आपके पास, तब कौन बैठा था आपके साथ? जवाब दो कैप्टन। सर, कैप्टन कपूर बैठा था उसने मेरे पास। लगाया था आपने थर्मामीटर? कैप्टन गुप्ता, सर, चुप रहकर आप सवालों के जवाब देने से बच नहीं पाएंगे। मुझे तो लगता है आर्मी एक्ट 39 के मुताबिक आपके ऊपर केस न चल जाए। Behavior unbecoming of an officer. Is that clear to you? सर, जॉनीज अक्सर बीमारी का बहाना लगाते हैं। ये जॉनीज क्या होता है डॉक्टर गुप्ता? जॉनीज जवानों को कहते हैं सर। डॉक्टर गुप्ता, आप सर क्यों कहते हैं मुझे? मेरा रैंक भी तो कैप्टन का है। सर, आपको शायद मालूम होगा, गुलामी के दिनों में अंग्रेजी ऑफिसर हिंदुस्तानी सिपाहियों को जॉनीज पुकारा करते थे।
ये जॉनीज शब्द गाली था, गाली। खैर जाने दीजिए, अगर आपको जवानों को जॉनीज पुकारना इतना अच्छा लगता है तो कौन होती हूँ मैं आपको रोकने वाली। लेकिन आपको बिना नब्ज देखे, बिना थर्मामीटर लगाए ये पता चल गया कि जॉनीज रामचंद्र झूठ बोल रहा है, बीमारी का बहाना कर रहा है। आप डॉक्टर नहीं, भगवान है, सचमुच भगवान। नहीं देखी थी मैंने पल्स, नहीं लगाया था मैंने थर्मामीटर। कैप्टन कपूर ने मुझसे कहा था कुछ नहीं ऐसे, बीमारी का बहाना कर रहा है ये। डॉक्टर आप हैं कि कैप्टन कपूर? कैप्टन कपूर ने आपको अंग्रेजी में बोलकर रोका था, थर्मामीटर लगाने से गाली देकर। गाली हवलदार राज सिंह ने भी सुनी थी, उसे भी आती है इतनी अंग्रेजी। बोलो क्या कहा था कैप्टन कपूर ने? This bastard is shamming. Nothing is wrong with him. मतलब कि हरामी रामचंद्र झूठ बोल रहा है, बीमारी का बहाना कर रहा है, कुछ नहीं हुआ इसे। ग्रेट डॉक्टर गुप्ता, आप तो इतने ग्रेट डॉक्टर हैं, आपको स्वर्ण पदक मिला है सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने का। कौन होती हूँ मैं आपको सलाह देने वाली कि आपको कैप्टन कपूर की बात नहीं माननी चाहिए थी क्योंकि वे डॉक्टर नहीं है। कैप्टन कपूर ने आपसे कहा, मान लिया आपने कि जॉनीज हमेशा झूठ बोलते हैं, बीमारी का बहाना करते हैं। नाउ आई एम फिनिश्ड डॉक्टर गुप्ता। कैप्टन गुप्ता, सर, खड़े क्यों हो? बैठ क्यों नहीं जाते? सवाल तो सारे खड़े खत्म हो गए। नो, अभी सवाल खत्म नहीं हुए। मेयर टू गॉड मेडलिस्ट, सुनो, अभी से ही सिविल में कोई नौकरी तलाश करनी शुरू कर दो एंड फॉरगेट अबाउट दैट ब्लडी साइटेशन। गो बैक टू योर सीट। अब रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सिंह की बारी है गवाही देने की। सो सर, क्या कभी रामचंद्र ने इन दोनों ऑफिसर्स के खिलाफ आपसे कोई शिकायत की? नहीं। क्या कभी इन दोनों ऑफिसर्स ने रामचंद्र के खिलाफ आपसे किसी किस्म की कोई शिकायत की? बिल्कुल नहीं। इन दोनों ऑफिसर्स का रिकॉर्ड कैसा था सर? गुड, इट वॉज एक्सीलेंट मेजर। सर, मुझे और कुछ नहीं पूछना। कैप्टन रॉय, सर, योर विटनेस प्लीज। सर आपने अभी बताया कि इन दोनों अफसरों की रामचंद्र से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर क्यों चलाई गोली रामचंद्र ने दोनों अफसरों पर? क्या वो उस रात पागल हो गया था? सर, कैप्टन रॉय ये सवाल नहीं पूछ सकती। हाँ, अगर वो इंसेनिटी प्ली लेना चाहती है तो उसका मैंने कब की बात अस्थाई पागलपन की? इंसेनिटी प्ली लेनी है तो आप लेंगे, मैं नहीं। मैं लूं इंसेनिटी प्ली। हैव यू गॉन मैड कैप्टन? मेजर सर, माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हें पता है कि रामचंद्र का मेडिकल कोर्ट मार्शल शुरू होने से पहले हो चुका है। बट सर, बार बार बीच में मत टोको। सिट डाउन। कंटिन्यू कैप्टन। सर रामचंद्र ने इन दोनों अफसरों पर गोली क्यों चलाई? क्यों की हत्या? मैं नहीं जानता। रामचंद्र ने किसी और अफसर पर गोली क्यों नहीं चलाई? क्यों नहीं की किसी और की हत्या? मैं नहीं जानता। कुछ नहीं जानते आप? आश्चर्य, कितने मासूम संसार में जी रहे हैं। बधाई। What do you mean, कैप्टन? क्या तुम मुझे ब्लेम करने की कोशिश कर रही हो? नहीं सर, आपको क्यों कर ब्लेम किया जा सकता है? आप तो जानते ही नहीं कुछ। Something is rotten in the state of Denmark. कैप्टन रॉय, सर, क्या कोई सवाल पूछने की कोशिश कर रही हो? नहीं सर, मुझे शेक्सपियर के हैमलेट की कुछ लाइनें याद आ गई थी। सर, मैंने रामचंद्र की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी है। आपने खुद अपने हाथों से उसे +A दिया है। ऐसी कौन सी खूबी देखी आपने सर? वेल, रामचंद्र रेजिमेंट के सबसे चुस्त जवानों में से एक है। अपनी ड्यूटी का पक्का और ईमानदार। ही इज एन आइडियल सोल्जर। क्या कभी कैप्टन कपूर ने रामचंद्र के खिलाफ आपसे कोई शिकायत की? नहीं, मेरे पास रामचंद्र के खिलाफ किसी की कोई शिकायत नहीं आई। मार्च की 7 तारीख को जब आप परेड ग्राउंड पहुंचे तो वहां क्या हो रहा था? कम ऑन कैप्टन, होना क्या है? परेड हो रही थी। आई एम सॉरी सर,
मैंने शायद सवाल ही गलत पूछ लिया। आपको शायद याद ना हो, उस दिन कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को पूरे 100 बार सैल्यूट करने की सजा सुनाई थी। वेल आई रिमेम्बर, उस दिन मैं गोल्फ ग्राउंड की तरफ जा रहा था। सर, देखकर हैरानी हुई कि परेड ग्राउंड में सभी जवान सावधान खड़े थे। ये सब परेड क्यों नहीं कर रहे, ये जानने के लिए मैं जीप से उतरकर परेड ग्राउंड में गया। वहां पहुंचा तो देखा कि रामचंद्र सैल्यूट पे सैल्यूट किए जा रहा था। मैंने सूबेदार साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी थी। तब क्या किया आपने? कुछ पूछताछ की, कुछ एक्शन लिया? कैसी पूछताछ कैप्टन, मुझे अपने अफसरों पर पूरा भरोसा है। और सर, अगर कैप्टन कपूर ने देखा कि रामचंद्र ने ठीक से सैल्यूट नहीं किया तो बिल्कुल ठीक देखा होगा। ऑफिसर्स को पनिशमेंट देने का हक होता है। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन तब आपने कैप्टन कपूर को ये ऑर्डर क्यों दिया कि वो रामचंद्र के प्रत्येक सैल्यूट के जवाब में सैल्यूट दे, वो भी पूरे 100 बार? कैप्टन सर, तुम्हें इस रूल का पता है या नहीं? जब ऑफिसर ने वर्दी पहन रखी हो तो उसे सैल्यूट के जवाब में सैल्यूट देना पड़ता है। आई एम सॉरी सर, हम कानून विभाग के अफसरों को सेना की इन शानदार परंपराओं का ज्ञान कहां? सर, आपने रामचंद्र की 2 किलो दूध और बादाम वाली अतिरिक्त खुराक क्यों लगवाई थी? दरअसल हमारी रेजिमेंट का रेसिंग डे था। रामचंद्र 5000 मीटर की दौड़ में अव्वल आया। सर, उसकी टाइमिंग देखकर मैं दंग रह गया। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 20 सेकंड ज्यादा। मुझे यकीन हो गया कि वो ये रिकॉर्ड जरूर तोड़ सकता है, इसलिए दूध और बादाम की अतिरिक्त खुराक लगवाई थी मैंने। कांग्रेट्स सर, आपके जैसी पहचानने वाली नजर कितने अफसरों के पास होती है? क्या रामचंद्र आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरा? ऑफ कोर्स कैप्टन। सर, उत्तरी कमान के खेलों के मुकाबलों में 5000 मीटर की दौड़ रामचंद्र ने जीती, सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 5 सेकंड ज्यादा। क्या रामचंद्र सेना का रिकॉर्ड तोड़ सका? सेना का क्या कैप्टन, रामचंद्र तो पूरे एशिया का रिकॉर्ड तोड़ सकता था। लेकिन सर, इंटर कमांड मुकाबलों से ठीक पहले यह हादसा हो गया। सर, he could have won Asian gold medal for us। मेरी रेजिमेंट का रामचंद्र, एशिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रामचंद्र। रामचंद्र से पहले 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन कौन था? इस सवाल का क्या मतलब? कर्नल रावत। सर, आप डिफेंस काउंसिल से बहस मत करिए, आप उनके सवालों का जवाब दीजिए प्लीज। सर, रामचंद्र से पहले 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन कैप्टन कपूर था। कैप्टन कपूर ये दौड़ क्यों हारा? How the hell I know? Sometimes you ask very stupid questions, Captain. सर, आपको वैसे ही गुस्सा आ गया। मेरे सवाल का जवाब तो बिल्कुल आसान है। प्रत्येक विजय के पीछे सिर झुकाए एक पराजय खड़ी होती है। कैप्टन कपूर ये दौड़ इसलिए हारा क्योंकि रामचंद्र उससे तेज दौड़ा। सर, कैप्टन रॉय को ये फिजूल के सवाल पूछने से रोका जाए। रेस कौन जीता, कौन हारा, इस बात का इस कोर्ट मार्शल से क्या मतलब है? मतलब है मेजर पुरी, आप जानते हैं, कोर्ट में बैठा हर व्यक्ति जानता है पर मानता कोई नहीं है। और आप कौन होते हैं मुझे सवाल पूछने से रोकने वाले? आप तो नहीं है इस कोर्ट के प्रिजाइडिंग जज। मेरे प्रत्येक प्रश्न पर आप डर क्यों जाते हैं, घबरा क्यों जाते हैं? कहीं आपकी आत्मा के द्वार पर सत्य ने दस्तक देनी तो नहीं शुरू कर दी है? कैप्टन रॉय, सर, आप आत्मा और परमात्मा की खूब बातें करती हैं। कौन से देवी देवताओं की पूजा करती हैं? काली। रक्तपान करती काली, जो पापी है उनका विनाश करती काली, हजारों भुजाओं वाली महाकाली। सर, श्रीमती कपूर कहाँ है आजकल? मुझे क्या पता, कपूर से पूछो। सर? सर, कैप्टन रॉय किसी की निजी और पर्सनल लाइफ के बारे में यूं सवाल नहीं कर सकते। उन्हें कोई हक नहीं है किसी को यूं बदनाम करने का। कैसे होगी बदनामी? यहाँ कोई पत्रकार तो बैठे नहीं। The whole proceeding is in camera। और सेना में पर्सनल लाइफ एक सीमा तक होती है। सर? अगर कोई विदेशी मेहमान घर में आए तो सीओ को बताना पड़ता है या नहीं? सर? अगर कोई जरूरत से ज्यादा शराब पिए तो सीओ के सामने पेश किया जाता है या नहीं? बट सर? नो,
there is no such thing called total personal life in any army of the world. Understand? Sir. Please sit down. कंटिन्यू कैप्टन। सर श्रीमती कपूर इन दिनों अपने पति के साथ क्यों नहीं रह रही? कैप्टन रॉय, सर ये सवाल इनसे करने का मतलब? सर सीओ एक पिता के समान होता है, रेजिमेंट के परिवार का पिता, और परिवार में हुई कोई भी घटना कभी भी पर्सनल नहीं हुआ करती। सर मैं आपकी याद ताजा करूं, श्रीमती कपूर आपसे मिलने आई थी आपके दफ्तर में इस हादसे से 1 महीना पहले। क्या शिकायत की थी उन्होंने आपसे? हाउ द हेल डू यू नो कि वो इस हादसे से 1 महीना पहले मुझसे मिली थी? श्रीमती कपूर इन दिनों दिल्ली में है, उनसे मिलकर आई हूं मैं। उन्होंने तो मुझे एप्लीकेशन की प्रति भी दी है जो आपको दी थी। क्या लिखा था उस एप्लीकेशन सर, में? बॉस, कैप्टन रॉय को किसी पर भी यूं कीचड़ उछालने से प्लीज रोका जाए। ये कोर्ट मार्शल कैप्टन कपूर की वाइफ की वजह से नहीं हो रहा है। रामचंद्र ने खून किया है, कत्ल किया है, इसलिए हो रहा है ये कोर्ट मार्शल। कैप्टन रॉय, सर जो सवाल पूछ रही हो उसका इस कोर्ट मार्शल से कोई मतलब है तो सवाल पूछना जारी रखो। और सुनो मेजर, सर। बार बार बीच में मत टोको। सिट डाउन। कंटिन्यू कैप्टन। सर अब मैं सीओ साहब से और कोई सवाल नहीं पूछूंगी। श्रीमती कपूर उनके पास क्या शिकायत लेकर आई थी मैं बताता हूं। उस रात जब कैप्टन कपूर मेस से लौटा तो वो नशे में धुत था। He was dead drunk। जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा तब वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसने कहा, "Don't touch me, you're stinking, you're drunk, मुझे मत छूना।" लेकिन कैप्टन कपूर तो नशे में अंधा हो चुका था। पत्नी का गाउन फाड़कर बोला, "I have license to sleep with you। चुपचाप आ जाओ बिस्तर पर। जानती नहीं मैं कौन होता हूं, कपूर।" इस पर पत्नी ने धमकी दी, "इस बार मुझे छूकर तो देखो। तुम्हारी शिकायत सीओ से ना की तो तू है मुझ पर।" लेकिन कैप्टन कपूर तो नशे के घोड़े पर सवार था। पत्नी को थप्पड़ मारकर बोला, "सीओ तेरा बाप लगता है, तेरा यार लगता है। तू करेगी मेरी शिकायत सीओ से, तू।" उसने मेज पर पड़ी एस्ट्रे उठाई और पत्नी के सिर पर दे मारी। चोट पत्नी के कान के पास लगी, उसका कान फट गया। लेकिन नशे में अंधे कैप्टन कपूर को पता ही नहीं चला कि उसकी पत्नी को कितनी गहरी चोट आई है। You have crossed every limit, कैप्टन। तुम्हें कैसे पता कि क्या हुआ था उस रात? क्या तुम उस कमरे में मौजूद थी? How the hell you know? What happened that night? Speak out! मैं उस रात उस कमरे में मौजूद नहीं थी, लेकिन कोई और था इस हादसे का चश्मदीद गवाह। कौन था? रामचंद्र। रामचंद्र उन दिनों कैप्टन कपूर का सेवादार, मेरा मतलब है अर्दली था। रामचंद्र ने ही श्रीमती कपूर को अस्पताल पहुंचाया था। सर मैं झूठ बोल सकती हूँ, रामचंद्र झूठ बोल सकता है, लेकिन ये कागज नहीं, ये है उस एप्लीकेशन की फोटोकॉपी जो श्रीमती कपूर ने सीओ साहब को लिखी थी। लिखा है उसका पति सैडिस्ट है, चार्ज लगाया है एनिमल बिहेवियर का। वो इन दिनों अपने माता पिता के यहाँ दिल्ली में है, डिवोर्स के लिए केस फाइल किया है। ये रही उनके डिवोर्स केस की फाइल की फोटोकॉपी। सर, पर मुझे तो बताया गया था कि पैर फिसलकर गिरने से कपूर की वाइफ के सर पे चोट लगी थी। हाँ सर, ऐसा ही होता है। पैर हमेशा पत्नी का फिसलता है, पति का कभी नहीं। और घर की आग भी बड़ी सियानी होती है, हमेशा बहू को लगती है, बेटी को कभी नहीं। सर आपको शायद मालूम नहीं, श्रीमती कपूर ने अस्पताल के सीईओ के सामने क्या स्टेटमेंट दी थी। वो तो ये केस सिविल पुलिस को देने की जिद कर रहे थे, लेकिन रेजिमेंट के कुछ अफसरों ने भाईचारा निभाया। बात अगर सिविल पुलिस तक पहुंच गई
लेकिन श्रीमती कपूर तो एक योद्धा औरत है। उसने और अत्याचार सहने से कर दिया इनकार। तलाक मांगा है पति से। उसने तो कोर्ट को लिख कर दिया है कि उसकी जान को खतरा है, खुद अपने पति के हाथों, कैप्टन बी.डी. कपूर के हाथों। अगर कोर्ट चाहे तो मैं गवाही के लिए पेश कर सकती हूँ अस्पताल के सीईओ और उन अफसरों को जिन्होंने बीच बचाव किया था ये केस दबाने के लिए। विकास है, तुम एक आतंकी हो। तुम्हारा बड़ा भाई भी एक आतंकी था जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। तुमसे ही वही बगावत की बू आती है। You bloody terrorist! You belong to family of murderers! कैप्टन, बैठ जाओ। नहीं सर, मैं बोलूंगा। गार्ड, कैप्टन को उसकी जगह पर बिठाओ। बैठ जाओ साहब, बैठ जाओ। बैठे नहीं। How dare you touch me? विश्राम। कंटिन्यू कैप्टन। कैप्टन कपूर ने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा बड़ा भाई एक गुमराह युवक था जो पुलिस के हाथों मुठभेड़ में मारा गया। लेकिन हमारा परिवार भारत के कानून और संविधान में पूरा यकीन रखता है और शायद इसीलिए आज ये लड़ाई मैं कानून की ताकत से लड़ रही हूं। और कैप्टन कपूर, आप शायद ये नहीं जानते कि अगर मेरा बड़ा भाई एक गुमराह युवक था तो मेरे पिताजी आजकल कोलकाता हाईकोर्ट में जज हैं। हमारे वंश को न्याय युद्ध की आदत सी है। और एक बात और कैप्टन कपूर, आपने कोई बहुत बड़े राष्ट्र रहस्य का उद्घाटन नहीं किया। सेना में भर्ती होने से पहले पुलिस वाले जांच करते हैं परिवार के बारे में, चरित्र के बारे में। और ये बात न केवल पुलिस को पता है बल्कि भारत सरकार को भी पता है। फिर भी मुझे सेना में रख लिया और भेज दिया आप जैसे अफसर के खिलाफ केस लड़ने के लिए। शायद इसीलिए नाराज हैं आप मुझसे। सर मेरी कोर्ट से एक रिक्वेस्ट है कि वो कैप्टन कपूर की इन बातों को नोट ना करें। वो गुस्से और घबराहट में सब कह गया। He is tense. After all, he's a human being. Oh really? Is he? आपके कहने का मतलब है कि गुस्से में कैप्टन कपूर क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उसे पता ही नहीं चलता। मेजर पुरी, कोई चाहे अपने होशोहवास खो बैठे या सद्बुद्ध खो बैठे, इससे न्याय की लड़ाई रुक तो नहीं जाएगी। अगर ऐसा है कैप्टन रॉय, तो मुझे लगता है कि इस बार आप गलत तरफ से युद्ध कर रही हैं, एक हत्यारे की तरफ से। इस बात पर सोचने, विचारने और निर्णय लेने का अधिकार ना तो आपका है ना तो मेरा। ये तो ये ऑनरेबल कोर्ट सोचे कि एक सीधा साधा अनुशासन प्रिय सैनिक क्यों अपने ही अफसरों पर गोली चलाने के लिए मजबूर हो गया। जब एक इंसान जानवर बन जाए, जंगली जानवर, तब दूसरा इंसान हथियार उठाएगा कि नहीं? उठाएगा, बिल्कुल उठाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि रामचंद्र के मन में ये डर, ये भय घर करके बैठ गया कि ये दोनों अफसर उस पर कभी भी जानलेवा हमला कर सकते हैं। और जब बंद हो गए सभी रास्ते, तब उसने शमशीर उठा ली। ये इंसान जो अपनी पत्नी पर हमला कर सकता है, जानलेवा हमला, न जाने उसने रामचंद्र के साथ क्या सलूक किया होगा कि वो गोली चलाने पर मजबूर हो गया। सर, घिर जाने पर, प्राणों का खतरा होने पर तो गाय भी सींग मारती है। फिर रामचंद्र तो एक सीधा साधा इंसान है जो शायद अपनी जान बचाने के लिए जान लेने पर मजबूर हो गया। वाओ, व्हाट अ स्पीच कैप्टन रॉय, व्हाट अ स्पीच। कमाल के उलझाती है वैसे आप बातों को। कहीं आप ये साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रही कि उस एस्ट्रे मारने वाली घटना से रामचंद्र इतना डर गया, इतना खौफजदा हो गया कि उसने गोली ही चला दी। सब जिस रात गोली चलाई गई और जिस रात ये हत्या वाला हादसा हुआ, उस रात इन दोनों अफसरों के पास हथियार के नाम पर छुरी कांटा तक नहीं था। ये कोर्ट मार्शल है कैप्टन रॉय, सबूतों और गवाहों के आधार पर हो रहा कोर्ट मार्शल। सच साफ है, पानी की तरह साफ।
और आप इसे सेल्फ डिफेंस साबित करने की कोशिश कर रही हैं। कौन आदमी कब, क्यों और कैसे जानवर हो जाता है, इस बहस की जगह ये कोर्ट मार्शल नहीं है सर। सर, लगता है कैप्टन रॉय साइकोलॉजी के किसी सेमिनार में पेपर पढ़ने आई, कोर्ट मार्शल में वकालत करने नहीं। सही कह रहे हैं मेजर पुरी, बिल्कुल सही। हम सब तो एक छोटे से सच की तलाश में हैं और ले बैठी मैं लंबी लड़ाई और सत्य की बातें। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सर, मेरी कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि सूबेदार साहब को एक बार फिर गवाही के लिए बुलाया जाए। इजाजत है सर। सूबेदार साहब, आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि आपको परेशान करने के लिए एक बार फिर गवाही के लिए बुला लिया। सर। सूबेदार तो एक पुल की तरह होता है, सीओ और जवानों के बीच बना पुल। जवानों के सभी सुख दुख और तकलीफें इसी पुल से होकर तो सीओ तक पहुंचते हैं, और सीओ भी तो इसी पुल से गुजरकर जवानों तक पहुंचते हैं। क्यों, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही? सर। एक बात समझाए सूबेदार साहब, जब सीओ साहब ने रामचंद्र की 2 किलो दूध और बादाम वाली अतिरिक्त खुराक लगवाई, तब क्या रामचंद्र कैप्टन कपूर का सेवादार, मेरा मतलब है अर्दली, था? नहीं सर, जब रेसिंग डे पर रामचंद्र ने 5000 मीटर की दौड़ जीती, तब सीओ साहब ने उसके लिए एक्स्ट्रा डाइट का ऑर्डर दिया। उसके बाद ही रामचंद्र को कैप्टन कपूर के अर्दली की ड्यूटी दी गई। सीओ साहब ने खुराक लगवाई ताकि रामचंद्र उत्तरी खेल मुकाबलों के लिए अभ्यास करे, और लगा दिया आपने उसे कैप्टन कपूर का सेवादार। क्यों, आखिर क्यों? सर, कैप्टन कपूर ने मुझसे कहा था कि रामचंद्र को बताया नहीं आपने कि सीओ साहब ने अभ्यास के लिए लगवाई है खुराक? बताया था सर, लेकिन कैप्टन कपूर ने मुझे कहा कि वे खुद रामचंद्र को दौड़ की तैयारी करवाएंगे, सुबह शाम उसके साथ दौड़ेंगे। वे खुद 5000 मीटर की दौड़ के चैंपियन रह चुके हैं। मुझे बात ठीक लगी, इसलिए मैंने रामचंद्र को उनके सेवादार की ड्यूटी दी सर। गुड। क्या कैप्टन कपूर का सेवादार बनने के बाद रामचंद्र अभ्यास के लिए आया करता था? जी सर, आता था। कितनी बार आया होगा? यही कोई 2 या 3 बार आया सर। सूबेदार साहब, सर ऊंची आवाज में बोलिए। 2 या 3 बार आया, प्रैक्टिस कर दिया सर। सीओ साहब ने खुराक लगवाई ताकि रामचंद्र अभ्यास करे, लेकिन रामचंद्र अभ्यास के लिए आया ही नहीं। ये तो गलत बात है ना? जी सर। तब क्या किया आपने? कुछ पूछताछ की, कुछ एक्शन लिया? रामचंद्र से पूछा था सर। रामचंद्र ने बताया कि प्रैक्टिस के समय कैप्टन कपूर से घर का कोई ना कोई काम बता देते थे, इसलिए वो कभी... सूबेदार साहब, सेवादार की ड्यूटी क्या होती है? उसे अफसर का सहायक, मेरा मतलब है अर्दली, क्यों लगाया जाता है? सर, रूल के मुताबिक सेवादार की ड्यूटी होती है अफसर की वर्दी तैयार करना, हथियार साफ रखना। लेकिन आप तो जानते हैं। हाँ, जानती हूँ मैं। रूल्स एंड रेगुलेशन तो केवल छोटे लोगों के लिए होते हैं, कहाँ मानते हैं इसे बड़े और ताकतवर लोग। सेवादार तो अफसर का निजी सहायक, मेरा मतलब है पर्सनल सर्वेंट बनकर रह जाता है। बाजार से सामान लाओ, खाना बनाओ, खाना पकाओ, बच्चों को स्कूल छोड़कर आओ, पत्नी के कपड़े प्रेस करो और साहब को हमेशा खुश रखो। लेकिन इसमें आपका क्या दोष? आप तो अपने से छोटों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अपनों से बड़ों के खिलाफ शिकायत नहीं। लेकिन सर, नॉर्दर्न कमान के खेलों से पहले मैंने रामचंद्र को अर्दली की ड्यूटी से बदल दिया था। सिर्फ 10 दिन की लगातार प्रैक्टिस करके रामचंद्र ने मुकाबला जीत लिया सर। गुड। क्या आपने खुद उसे सेवादार की ड्यूटी से हटाया था या किसी और के कहने पर? सर, रामचंद्र ने मुझसे शिकायत की थी। क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? सर, आप तो जानते हैं कि रामचंद्र छोटी जाति का है। कैप्टन कपूर उसे ओए हरिजन कह के पुकारते थे सर। रामचंद्र ने मुझे ड्यूटी बदलने के लिए कहा, नहीं तो उसने सीओ साहब के दरबार में जाकर शिकायत करने का पक्का इरादा कर लिया था। और मान लिया आपने गलत शिकायत रामचंद्र की। अगर उसे हरिजन कहा भी गया तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? हरिजन शब्द तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया है। अगर कैप्टन कपूर ने उसे हरिजन कहा भी तो ये गाली कैसे हो गई? सूबेदार साहब, आपको अफसरों के खिलाफ जवानों की झूठी शिकायत नहीं सुननी चाहिए। नहीं सर, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? रामचंद्र ने मुझे बताया कि कैप्टन कपूर उसे गंदी गंदी गालियां देते हैं। कैप्टन कपूर के दोस्त कैप्टन मोहन वर्मा भी उसे जाति सूचक शब्द से बुलाते थे सर। तब क्या किया रामचंद्र ने? रामचंद्र ने उनके घर काम करने से इनकार कर दिया। ये साहस एक जवान का कि वो अफसर के घर काम करने से इनकार कर दे? सूबेदार साहब, आप और सीओ साहब पहले ही बता चुके हैं कि रामचंद्र अपनी ड्यूटी का बहुत ही पक्का। तब क्या किया आपने? कुछ
कुछ एक्शन लिया रामचंद्र के खिलाफ? नहीं सर। क्यों? आखिर क्यों? सर, एक दिन तो अति हो गई। क्या अति हो गई? कैप्टन कपूर के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। ड्राइंग रूम में एक छोटी सी बच्ची ने पोटी कर दी। कैप्टन कपूर ने सब मेहमानों के सामने रामचंद्र को पोटी साफ करने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया सर। देसी भाषा में बताएं। पोटी मतलब? टट्टी। रामचंद्र ने बच्ची की टट्टी उठाने से इनकार कर दिया। कैप्टन कपूर ने सब मेहमानों के सामने कहा, छोटी जात का आदमी और बच्ची की टट्टी उठाने में शर्म आती है? तुम्हारे पुरखे पुश्तों से हम लोगों की टट्टी की टोकरी अपने सर पे उठा रहे हैं। रामचंद्र झूठ भी तो बोल सकता है। नहीं सर, रामचंद्र कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने खुद सुना है इन गालियों को कई बार अपने कानों से। तब क्या किया आपने? रिपोर्ट की सीओ साहब को इस बात की? नहीं सर, सोचा झगड़ा यही निपटा दूं। इतनी गंदी बात ना ही फैले तो अच्छा। आपने बिल्कुल ठीक सोचा साहब। अन्याय की बात को कभी भी फैलने नहीं देना चाहिए। उसे तो बड़े लोग हमेशा से दबाते ही आए हैं, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि छोटा अन्याय हमेशा बड़े अन्याय को जन्म देता है। अगर आप ये बात सीओ के नोटिस में लाते तो शायद ना ये कत्ल होता और ना ये कोर्ट मार्शल। मैंने सोचा सर कि अगर आपने बिल्कुल ठीक सोचा साहब। सरकार ही बेवकूफ है जो कर्नल को सीओ बना देती है। उसे तो सूबेदार को सीओ बना देना चाहिए। क्यों? ठीक है ना? मुझसे गलती हो गई सर। अगर मैं सीओ साहब के नोटिस में ये बात लाता तो शायद ये खून ना होता। खून फिर भी होता। इस व्यवस्था का यही नियम है। छोटे आदमी की शिकायत देखकर उसे बंद कर दो और बड़े आदमी की गलती देखकर आंखें बंद कर लो। आपसे कोई गलती नहीं हुई सूबेदार साहब। आप बैठ सकते हैं, आपसे और कुछ नहीं पूछना। सर, मेरी कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि अब कैप्टन बीडी कपूर को गवाही के लिए बुलाया जाए। इजाजत है। अब हत्या के चश्मदीद गवाह कैप्टन बीडी कपूर की बारी है गवाही देने की। सर, कैप्टन बीडी कपूर, आपको ये पदक किस लिए मिले? सर, I got this medal for my bravery. आप हिंदी में जवाब दें। मुझे हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती। सर, I may be allowed to speak in English. कैप्टन बीडी कपूर, आपका जन्म कहाँ हुआ? अमृतसर। और पढ़ाई? अमृतसर, BA वहीं से किया। ओह, तो आप BA पास हैं। Yes. बधाई। मैंने आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्र, मेरा मतलब है सर्टिफिकेट्स देखे हैं। आपने मैट्रिक और BA में हिंदी विषय लिया और पास भी हुए, फिर भी कहते हैं मुझे हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती। स्ट्रेंज। मैं कोलकाता में पली बड़ी, वहीं पैदा हुई और वहीं पढ़ाई भी की, फिर भी मुझे हिंदी आती है, ठीक से लिखनी भी और बोलनी भी। खैर जाने दीजिए, तब तो आप जवानों से अंग्रेजी में बात करते होंगे। नहीं, टूटी फूटी हिंदी बोल लेता हूँ। ये टूटी फूटी हिंदी क्या होती है कैप्टन बीडी कपूर? अपनी राष्ट्रीय भाषा बोलने में आप अपमानित, मेरा मतलब है इंसल्टेड महसूस करते हैं। ऑफिसर हमेशा अंग्रेजी में बात करते हैं। ये अंग्रेजों की टाइम से चल रहा है। अंग्रेजों का टाइम खत्म हुए, जमाना बीत गया। लगता है अभी उसका हैंगओवर नहीं गया। यहाँ कोई भाषा का झगड़ा नहीं चल रहा। लगता है कैप्टन कपूर अपनी बात अंग्रेजी में ठीक से बता सकते हैं। Let him speak in English. सर, कैप्टन बीडी कपूर, रामचंद्र ने आपकी शिकायत सूबेदार साहब से क्यों की? अब खानदानी लोग फौज में भर्ती नहीं होते। अगर निजी जाति के लोगों को भर्ती किया जाएगा तो यही होगा। बात बात पर शिकायतें, शेमिंग। इसीलिए इंडियन आर्मी का डिसिप्लिन दिन आप प्रतिदिन। भारतीय सेना के अनुशासन की चिंता छोड़े कैप्टन बीडी कपूर। ये खानदानी लोग क्या होता है? खानदानी मतलब खाते पीते घर के लोग। अगर भूखे नंगे लोगों को भर्ती किया जाएगा, उन्हें भरपेट रोटी मिलेगी, तो उनका दिमाग फिरेगा कि नहीं? फिरेगा, जरूर फिरेगा। आप तो खाते पीते संपन्न घर के हैं ना कैप्टन बीडी कपूर? यस, पिछली 4 पुस्तों से हमारे पुरखे राज कर रहे हैं। IAS, IPS, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सब जगह ऑफिसर हैं। हमारे खानदान के लोग, वी बिलोंग टू द रूलिंग क्लास। बहुत बड़ा और भारी है आपका वंश वृक्ष। यस, and I am proud of it. होना चाहिए, जरूर होना चाहिए।
आपके पिताजी क्या करते हैं? ही रिटायर्ड एज अ डीआईजी। लेकिन आईजी नहीं बन सके। डीआईजी कब होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 साल में वो 2 बार सस्पेंड हुए। So what? सर, उनके खिलाफ कुछ भी प्रूव नहीं हो सका। He came out with flying colors. सर, कैप्टन रॉय को कोई हक नहीं किसी के माँ बाप पर यूं कीचड़ उछालने का। सर, आखिर किसका हो रहा है ये कोर्ट मार्शल? कैप्टन कपूर का, उनके पिता का, या फिर सवाल रामचंद्र का? नहीं पूछूंगी, अब नहीं पूछूंगी ऐसे सवाल। मैं तो केवल खानदानी शब्द का अर्थ जानने की कोशिश कर रही थी। अब समझ में आ गया है मुझे इसका अर्थ। कैप्टन बीडी कपूर, पिछले काफी समय से आप अपने परिवार के साथ नहीं रह रहे। खाना तो फिर आप ऑफिसर मेस में खाते होंगे? नहीं, घर पे खाता हूँ। खाना बनाने के लिए नौकरानी है। आपकी याददाश्त शायद कमजोर है कैप्टन बीडी कपूर। पिछले काफी समय से आप खाना घर पर या ऑफिसर मेस में नहीं खा रहे। हाँ, नहीं खा रहा तो सर अपने दोस्त कैप्टन वर्मा के घर खाता था। क्या दोस्त के घर रोटी खाना क्राइम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कब कहा कि दोस्त के घर रोटी खाना क्राइम है? लेकिन आजकल तो अफसरों को मुफ्त राशन मिलता है ना? हाँ, मिलता है। अगर आप रोटी अपने दोस्त के घर खाते रहे तो उस मुफ्त राशन का आप क्या करते हैं कैप्टन बीडी कपूर? वो मैं अपने नौकरों को दे देता था। नौकरों को नहीं, वो मुफ्त राशन आप बेचते हैं कैप्टन बीडी कपूर। पिछले काफी महीनों से आपका सेवादार बनवारी लाल एंड सन्स की दुकान पर जाता है वो मुफ्त राशन बेचने के लिए। कहे तो बुलाओ गवाही के लिए लाला बनवारी लाल को, आपके सेवादार को, कि आप मुफ्त राशन बेचते हैं कैप्टन बीडी कपूर। लेकिन और अफसर भी तो बेचते हैं ना। बाकी अफसरों की बात मत करो। तुम्हारा सेवादार रेशन बेचता था या नहीं? लगता है अगला कोर्ट मार्शल कहीं तुम्हारा ही ना करना पड़े। अगले कोर्ट मार्शल की शायद जरूरत ही ना पड़े सर। कैप्टन बीडी कपूर, आप रामचंद्र से 5000 मीटर की दौड़ क्यों हारे? फौज में भर्ती होने से पहले रामचंद्र गांव में डंगच रहता था। सारा दिन जानवरों के पीछे दौड़ता होगा और मुझे दौड़ में हराकर वो कोई सुपरमैन तो नहीं बन गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुपरमैन तो आप हैं कैप्टन बीडी कपूर। मैं बताऊं आप दौड़ में क्यों हारे? क्योंकि आप दिन रात शराब पीते हैं। आपकी मेस का शराब का बिल देखकर सीओ आपको 2 बार वार्निंग दे चुके हैं। रामचंद्र से दौड़ हारने पर आपके अहम को, घमंड को गहरी चोट पहुंची और आप उसके दुश्मन बन गए। दुश्मन? और रामचंद्र का दुश्मनी बराबरी के लोगों से की जाती है, छोटे लोगों से नहीं। ये छोटे लोग क्या होता है? छोटे लोग मतलब छोटे लोग जैसे कि रामचंद्र। क्या आप रामचंद्र को उसके जाति सूचक शब्द से पुकारा करते थे? नहीं, झूठ बोलता है। और अगर मैंने इसको जाति सूचक शब्द से पुकार भी लिया तो क्या क्राइम कर दिया? कोई क्राइम नहीं किया कैप्टन भिखारी दास कपूर। ठीक से पुकार मेरा नाम, बीडी कपूर। आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्र में आपका पूरा नाम लिखा है भिखारी दास कपूर। आप जानते हैं आपके माता पिता ने आपका ऐसा नाम क्यों रखा? क्योंकि आपका जन्म बहुत ही पीर फकीर मनाने के बाद हुआ और आपके खानदानी लोगों में यह अंधविश्वास है कि अगर लड़के का जन्म मुश्किल से हो तो उसका नाम गंदा और घटिया रखा जाना चाहिए। कैप्टन भिखारी दास कपूर। I am बीडी कपूर। Don't call me by any other name. अगर आप दूसरों को उनके जाति सूचक शब्द से पुकार सकते हैं तो मैं आपको आपके असली नाम से क्यों नहीं पुकार सकती? भिखारी दास कपूर। Shut up, otherwise! अदरवाइज क्या? मुझे थप्पड़ मारोगे जैसे रामचंद्र को मारा था जब उसने जाति सूचक शब्द पुकारने से रोका था, जैसे अपनी पत्नी को मारा था जब उसने कहा था तुम जन के हो, नामर्द, impudent, you cruel animal! You bastard! I will kill you! I will kill you! I will kill you! Captain, put the gun down immediately. I said put the gun down. आप सब लोग बैठ सकते हैं।
सर। क्या आपको कुछ पूछना है? नो सर। बैठ जाओ कैप्टन बी डी कपूर। गार्ड विश्राम। डिफेंस काउंसिल अगर चाहे तो अपनी तरफ से गवाह पेश कर सकती है। सर। यस कैप्टन रॉय, डू यू विश टू प्रोड्यूस एनी विटनेस? सर। प्रोसीड। सर, सर, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने खून किया है और मुझे सजा मिलनी चाहिए। मिलेगी, जरूर मिलेगी। आपका नाम क्या है? सर, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने तो आपसे कोई सवाल पूछा ही नहीं। मैंने तो आपसे आपका नाम पूछा है। आपका नाम रामचंद्र है, भगवान राम के नाम पर। वो तो न्याय के लिए लड़े थे ना, शायद यही सोच के आपके माता पिता ने आपका नाम रामचंद्र रखा। सर, ये तो मुझे मालूम नहीं कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रामचंद्र क्यों रखा, लेकिन कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर हमेशा ये कहते थे कि आजकल हर नीची जाति वाले का नाम रामचंद्र है। लेकिन मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं इकबाल कर चुका हूं कि मैंने खून किया है। खून किया है तो क्या परमवीर चक्र दिया जाए तुम्हें? तुम्हारे गले में फूलों की माला डाली जाए? कहे तो आरती उतारो तुम्हारी? फांसी होगी, फांसी। खून करते समय तो डरे नहीं और जवाब देते समय जान जाती है। किसी के खून करने का, कत्ल करने का इतना घमंड। कानून और संविधान तुम लोगों को चाहे जितने मर्जी बराबर के अधिकार दे दे, लेकिन तुम लोग वही के वही रहोगे। डप्पू, डरपोक, कायर। मैं कहती हूँ कैप्टन कपूर और कैप्टन वर्मा तुम्हें सही पुकारते थे। तुम्हारे जाति सूचक शब्द गाली मत दो सर। मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। रामचंद्र, हमारी सेना को तुम पर गर्व है। तुम हमारी सेना की एक जरूरी इकाई हो। थैंक यू सर। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। बहादुरी से जिए हो, बहादुरी से मरना सीखो। बोलो, क्या सलूक करते थे ये लोग तुम्हारे साथ? सर, बहुत गंदी गंदी गालियां देते थे सर। क्या गाली देते थे? मुझे मेरे जाति सूचक शब्द से पुकारते थे ये दोनों। उस रात तुमने इन दोनों अफसरों को रुकने के लिए चैलेंज नहीं किया, फिर क्यों रोकी मोटरसाइकिल इन्होंने तुम्हें देखकर गार्ड हाउस के पास? सर, मैं जब भी गार्ड ड्यूटी पर होता था तो ये दोनों अपना मोटरसाइकिल रोकते थे मुझे गाली देने के लिए, क्योंकि मैंने सूबेदार साहब से कहकर अपनी अर्दली की ड्यूटी बदलवाई थी। क्या गाली दी थी उस रात? बहुत गंदी गाली दी थी सर। क्या गाली दी थी उस रात रामचंद्र? बोलो, बोलो, तुमने शपथ ली है सच बोलने की। बोलो रामचंद्र, बोलो, क्या गाली दी थी उस रात? आराम की सट तेरी माँ जरूर किसी वर्मा या कपूर के साथ सोई होगी। गार्ड, पानी लाओ। रामचंद्र, पानी पियो।
मर्द रोते नहीं रामचंद्र, कभी नहीं रोते। सॉरी सर। गार्ड विश्राम। कौन बात कर रहा है? कौन मिनट की बात जाइए। मेजर पुरी, सर, क्या आपको कुछ पूछना है? नो सर। बैठ जाओ सवार रामचंद्र। मेजर पुरी, सर। क्लोजिंग स्टेटमेंट प्लीज। सर, सर, जब रामचंद्र ने खुद ही कत्ल की बात कबूल कर ली है तो मेरे साबित करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बेशक बेशक कैप्टन विकास रॉय ने यह साबित करने की कोशिश की कि रामचंद्र पर जुल्म हुआ, लेकिन सर अगर जुल्म हुआ भी है तो एक ऐसे समाज में जो न्याय और व्यवस्था पर टिका हो। जुल्म के विरोध के बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से रास्ते होते हैं, लेकिन रामचंद्र को तो कोई दूसरा रास्ता नजर ही नहीं आया। रामचंद्र को तो सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया, हत्या का रास्ता। सर, निजी क्रोध और प्रतिकार की समाज में कोई जगह नहीं होती, बिल्कुल नहीं। रामचंद्र चाहता तो अपने कमांडिंग ऑफिसर से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। रामचंद्र चाहता तो आर्मी चीफ से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। रामचंद्र चाहता तो सेना के सबसे बड़े कमांडर राष्ट्रपति से शिकायत कर सकता था, लेकिन उसने नहीं की। और चलिए सर, अगर हम ये मान भी लें कि ये दोनों अफसर रामचंद्र को तंग करते थे, परेशान करते थे या गंदी गंदी गालियां देते थे, तो ये एक नैतिक जुर्म है। लेकिन जो रामचंद्र ने किया वो दुनिया का सबसे जघन्य अपराध है, मानव हत्या का अपराध। सर, गाली का जवाब गोली से नहीं दिया जाता, बिल्कुल नहीं दिया जाता। रामचंद्र ने खून किया है, खून, पूरे होशो हवास में सोच समझकर एक खून। इसीलिए उसे इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत सजा मिलनी ही चाहिए, फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस। दैट्स ऑल सर। सरकारी वकील मेजर पुरी ने बिल्कुल ठीक कहा। हम सब लोग एक ऐसे समाज में हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका। ऐसे समाज में एक व्यक्ति के विरोध और विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं, बिल्कुल नहीं कोई स्थान। समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए बना रखे हैं रास्ते, मीलों लंबे रास्ते। इन रास्तों पर चलना शुरू किया जा सकता है, पर प्रश्न तो यह है कि ये रास्ते कहीं पहुंचते भी हैं? नहीं पहुंचते, बिल्कुल नहीं पहुंचते। शक्तिशाली लोगों का विरोध राजनीतिक विरोध कहलाया जाता है। जो पहुंचा देता है उसे एक ही छलांग में सत्ता के पास रखी कुर्सी पर। और कमजोर लोगों का विरोध, उसे विद्रोह का नाम दिया जाता है। जो पहुंचा देता है उसे एक ही छलांग में फांसी के तख्ते पर। जब छोटे छोटे विरोध अनदेखे अनसुने कर दिए जाए तब एक भयंकर विस्फोट होता, प्राण घातक विस्फोट। कानून ने, संविधान ने, समाज ने सबको बराबर के अधिकार दे दिए, लेकिन बड़े आदमी ने छोटे आदमी को, ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को यह अधिकार नहीं दिया। जो समाज जाति
जाति भेद के आधार पर चलेगा। ऊंच और नीच के तराजू में आदमी को तोलेगा, उसकी आयु कभी भी लंबी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। सरकारी वकील मेजर पुरी ने बिल्कुल ठीक कहा। रामचंद्र को सजा मिलनी ही चाहिए। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने कर दिया इनकार एक अफसर की बच्ची की गंदगी उठाने से। अपनी देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने हराम की सट जैसी साधारण गाली खाने से कर दिया इनकार। अपनी देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने अपनी आंखें, अपने कान बंद करने से कर दिया इनकार। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। उसे आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पिनल कोड की धारा 302 के तहत हर हालत में दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड। आप सब लोग बाहर जाएं। सर, फांसी। उम्र कैद। फांसी, उम्र कैद। तो निर्णायक वोट मुझे देना है। प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। तो फैसला मेरी कास्टिंग वोट से होगा। गुड, वेरी गुड। गार्ड, सवार रामचंद्र, उसके सीओ और दोनों वकीलों को अंदर भेजिए। आप सब बैठ सकते हैं। मैं इस कोर्ट मार्शल का फैसला कल सुबह सुनाऊंगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर, यस मेजर। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कैप्टन कपूर का ट्रांसफर इस रेजिमेंट से कहीं और कर दिया जाए। यहाँ पर उनकी जान को खतरा है। साथ ही साथ उन्हें गन इशू की जाए और ये ऑर्डर भी दिया जाए कि वो उस गन को हमेशा अपने पास रखें। मनोज सिंह, आज ही कैप्टन कपूर को एक रिवॉल्वर इशू कर दी जाए और उसे ऑर्डर दिया जाए कि वो रिवॉल्वर
हमेशा अपने पास रखे। एनी डाउट? नो डाउट सर। सर, आपको याद है ना, आज बड़ा खाना है, एक साथ दो खुशियां, हमारे रेजिमेंट के रेजिंग डे और आपके ब्रिगेडियर बनने की। आप आएंगे ना सर? हाँ कर्नल सिंह, मुझे याद, मैं जरूर आऊंगा। कर्नल सिंह, सर, बाकी लोगों के साथ रामचंद्र को भी आने की इजाजत देना। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, बाय ऑल मीन्स सर। रामचंद्र, आज रात तुम मेरे मेहमान हो, आओगे ना पार्टी में? आऊंगा सर, जरूर आऊंगा। थैंक यू रामचंद्र, थैंक यू। So much, Captain. Please join the party. Congratulations, sir. Many, many congratulations on the promotion. Thank you so much. Please join the party, Major. Sure, sir. सब कार पार्किंग की जगह पर खड़ी करे, दरवाजे के सामने नहीं। सीओ साहब के ऑर्डर है। All right. ये लो, तुम खड़ी कर दो। मैं ऑलरेडी लेट हूँ। खुद खड़ी करें सर, मैं किसी का नौकर नहीं, सरकार का हूं, भारत सरकार का। जानते नहीं? मुझे रामचंद्र समझने की भूल मत करना। एक बात और, मेरा निशाना कभी चूकता नहीं। So, congrats for your promotion. How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे हाथ मिलाने की? Get lost! And never show me your dirty face ever in my life. सर, बाहर कुछ हुआ है? आप कहीं तो मैं देख कर आऊं। मुझे पता है क्या हुआ। पोलिटिक जस्टिस। मैं समझा नहीं सर। जब नीचे की अदालत से फैसला नहीं होता तो कभी कभी ऊपर वाला इंसाफ कर देता है। रामचंद्र, हैव अ ड्रिंक। सर, मैं शराब नहीं पीता।
सर, कैप्टन बीडी कपूर ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया सर। फंस गया हूं इस चक्रव्यूह में, छिन गई दोनों हाथों से तलवारें। समझ में नहीं आ रहा कि क्या फैसला करूं। इसे सजाए मौत दे दूं या बरी कर दूं। इसलिए इस कोर्ट मार्शल का फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। रामचंद्र, क्या अब भी नहीं पियोगे एक जाम मेरे साथ? पीऊंगा सर, जरूर पीऊंगा।